ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 40वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से डॉक्टर रेणु अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है और प्रोग्राम है आप सबों का पसंदीदा यानी कि अभ्यास। अभ्यास ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो न्यूज सर्विसेज डिवीजन आपको प्रोवाइड कराता है उन लोगों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो आज जो विषय हमने लिया है वो आप सबों की फरमाइश पर ही है और ये विषय है हिंदी। तो यूं तो हिंदी बहुत ही आसान सी भाषा लगती है, लेकिन एग्जाम्स में जब आप तैयारी करते हैं तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो फैकल्टी है वो है मिरांडा हाउस की प्रोफेसर रेणु अरोड़ा। और सबसे पहले तो हम उनका स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी और सभी सुनने वाले श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन। जी, नववर्ष है तो चारों ओर हर्ष और उल्लास है, लेकिन हमारा जो सेगमेंट जो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वो होता है एक्सप्लेनर। तो घनश्याम से सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट, उसके बाद वो खत्म होंगे अपने दोस्तों से। भारत की भाषा नीति 1963 के राजभाषा अधिनियम पर आधारित है। भारत की विविध संस्कृतियों और बोलियों को एक करने के लिए कोठारी आयोग ने उन भाषा नीतियों को तैयार किया जो उस समय हिंदी हुआ करती थी, लेकिन त्रिभाषा सूत्र की विफलता के कारण इसके उद्देश्यों में परिवर्तन आया है, जिसके कारण अंततः हिंदी और अंग्रेजी को अर्ध सरकारी भाषा के रूप में बनाया गया। त्रिभाषा सूत्र एक नीति है जिसे 1968 के राष्ट्रीय नीति संकल्प में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। भारत की भाषा नीति के अनुसार एक उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए किसी भी उल्लिखित भाषा का चयन कर सकता है और यहाँ तक कि राज्य विधानसभाओं के नवनियुक्त सदस्य भी उल्लिखित किसी भी भाषा में शपथ ले सकते हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी आधिकारिक भाषाएं होती हैं जो पूर्व निर्धारित होती हैं और राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करती हैं कि उस विशेष राज्य की भाषाओं को उनके आधिकारिक कागजी कार्यों में इसका उपयोग करके मान्यता मिले। इसके अलावा भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देता है। भाषा शिक्षा नीति में ये निर्णय शामिल है कि किन भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाए और स्कूलों में पढ़ाया जाए। साथ ही इन नीतियों का उनके सामाजिक, जातीय, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों में विश्लेषण किया जाए। भाषा नीतियों को विकसित करना गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है, जो अल्पसंख्यक आबादी को राष्ट्रीय मानक भाषाओं और साक्षरता की प्रतिष्ठित रूपों तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, जबकि अल्पसंख्यक भाषाओं, देशी और अप्रवासी दोनों भाषाओं के अंतर पीढ़ी प्रतिधारण का समर्थन करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही हैं कार्यक्रम अभ्यास में और अभी आपने सुना एक्सप्लेनर सेगमेंट और अब हम बातें करेंगे डॉक्टर रेणु अरोड़ा से और जो सवालों की फहरिस्त है वो हम इन तक रखेंगे। पहला सवाल है, मेरा नाम प्रियंका है, मैं पुरानी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा सवाल यह है कि अनुवाद और संक्षेपण करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुवाद और संक्षेपण प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और ये दो अलग चीजें हैं। अनुवाद का मकसद होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना और ये अनुवाद को एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में देखा जाता है। जिस भाषा से हम अनुवाद करते हैं वो हमारी स्रोत भाषा कहलाती है और जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं वो लक्ष्य भाषा। तो जैसे अगर हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो अंग्रेजी स्रोत भाषा है और हिंदी लक्ष्य भाषा और हर भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है। तो अनुवाद करते हुए सबसे पहले हमें भाषा की प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम, क्योंकि अनुवाद साहित्य का भी अनुवाद हो रहा है, जो प्रशासनिक शब्दावली है उसका भी अनुवाद हो रहा है, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो लेखन हो रहा है हम उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो अनुवाद करते हुए हमें ये देखना है कि हम किस विषय का अनुवाद, किस चीज का या किस लेख का अनुवाद कर रहे हैं और
शब्द का अनुवाद भी होता है, वाक्य का भी अनुवाद होता है। तो शब्दानुवाद है, भावानुवाद है और पर्याय के आधार पर भी अनुवाद होता है। तो हमें सबसे पहली जो चीज ध्यान रखनी चाहिए अनुवाद करते हुए कि अनुवाद सरल हो, सहज हो और आसानी से समझ आने वाला हो। हम ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे वाक्य उलझे हुए बन जाएं या जिन्हें समझने में प्रवाह ना रहे, समझ में ध्यान से ना आए। तो यदि स्रोत भाषा में अगर कोई वाक्य बहुत बड़ा है तो हम उसे लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करते हुए, अनुदित करते हुए उसके छोटे छोटे वाक्यों में, उसे 2-3 वाक्यों में हम उसे अनुवादित करें। जी, वाक्य छोटे हों, सरल हों और जो मूल में बात है, जो मूल भाषा में जो भाव है, जो उसका मंतव्य है, वो पूरी तरह से अनुवाद की भाषा में भी आना चाहिए। और हमें कई बार एक ही शब्द के लिए कई शब्द दूसरी भाषा में होते हैं, जैसे अंग्रेजी पर्यायवाची कहते हैं, लेकिन हर शब्द का पूरी तरह से कोई भी पर्याय नहीं होता है। तो लेकिन वो उनकी हर शब्द की, उस हर पर्याय की अपनी एक अलग अर्थ छवि होती है। तो हमें जैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आसानी से, जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि प्रेशर अंग्रेजी का शब्द है और उस प्रेशर के लिए हिंदी में निपीड़ शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में, लेकिन ये शब्द अपरिचित है, कोई नहीं इसे जानता है। तो इसके लिए हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम प्रेशर के लिए दाब शब्द का प्रयोग करें, जो दाब आसानी से समझ में आता है। यही ध्यान हमें जब हम भावानुवाद करना चाहिए कि जिस तरह से जब हम अनुवाद करते हैं मुहावरों का, लकोक्तियों का, तो हम वहां शब्द अनुवाद नहीं कर सकते हैं। वहां हमें हमारी भाषा में जो भाव हैं उसका हमें इस्तेमाल करना होता है। अगर अंग्रेजी का है टू गिव अ टफ फाइट, तो इसके लिए हमारा जो मुहावरा है वो है दांत खट्टे करना। तो हमें इसी बात का हमें अनुवाद करते हुए ध्यान रखना चाहिए। या अ ड्रॉप इन द ओशियन, तो इसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा हमारे। तो हमें भावा अनुवाद करना चाहिए जहां जो हमारी भाषा की प्रकृति और हमारी भाषा के अनुरूप हो। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और वाक्यों का अनुवाद भी हमें अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, जब हम मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद कर रहे हों तो मूल का स्वाद बना रहना चाहिए और उसका जो उद्देश्य है वो खंडित नहीं होना चाहिए। भाषा सरल और जो अनुवाद है वो रोचक हो, उसमें प्रवाह हो भाषा में और सरल और आसानी से समझ में आ जाने वाला हो। तो ये तो बात हुई अनुवाद की। संक्षेपण, हमें को एक गद्यांश दिया हुआ है और उसको हमने संक्षिप्त करके लिखना है। जब हम बातचीत करते हैं तो हम बहुत से उदाहरणों से अपनी बात को कहते हैं। तो संक्षेपण वैसे अगर हम कहें तो अगर हम किताबों में पढ़ें तो कहा जाता है जितना गद्य का अंश है उसको 1/3 कर दें। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 30 लाइनें हैं तो हम उसको 10 लाइनें कर दें। हमारा ये एक अभ्यास की चीज है। अनुवाद और संक्षेपण दोनों निरंतर अभ्यास की मांग करते हैं। तो जब हम संक्षेपण करते हुए सबसे पहले हमें एक तो अभ्यास बहुत करना है, दूसरा दिए गए अंश को हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है और 2-3 बार पढ़ना है। पहली बार पढ़ने पर हम उसे सिर्फ एक सरसरी निगाह से कि वो है क्या, उसमें गद्य में क्या बात कही गई है। दूसरी बार जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें अंडरलाइन करना चाहिए कि क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और तीसरी बार जब हम उसे पढ़ें तो हमें देखना चाहिए कि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को विश्लेषित करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं या कहावतें दी गई हैं या इसी तरीके का कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, उन्हें उनसे बचते हुए जो मुद्दे की बात है उन मुद्दे की बात को हमें लेना चाहिए। अधिकतर संक्षेपण में शीर्षक देने की बात होती है कि इस गद्य को शीर्षक देना होता है। तो शीर्षक जो है वो इतना सटीक होना चाहिए कि जिसे पढ़ते ही हमें उस गद्यांश के बारे में पता लग जाए। जैसे नाम का मतलब ये होता है कि नाम आपकी पहचान है, तो उसी तरह से वो शीर्षक भी उस गद्यांश में जो कुछ कहा गया है उसे प्रतिध्वनित करता हुआ हो, उसे रिफ्लेक्ट करता हुआ होना चाहिए। बहुत सही। तो अगला सवाल है, नसर बिहार से ये पूछ रहे हैं, निबंध लेखक को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है? निबंध का मतलब ही है अच्छे ढंग से बंधा हुआ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अगर गद्य जो है वो कवियों की कसौटी है तो निबंध लेखकों की कसौटी है। तो निबंध लिखना जो है वो आपसे एक विशेष प्रकार के स्किल की डिमांड करता है। और फिर मैं वही कहूंगी कि अनुवाद और संक्षेपण करते हुए हमने जिस अभ्यास की बात कही थी, निबंध के लिए भी हमें अध्ययन और अभ्यास ये दोनों की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि आप जब निबंध लिख रहे हैं और खासतौर से प्रतियोगी
परीक्षाओं के लिए निबंध लिखते हैं तो उस निबंध को आप मतलब पहले आप उसका विषय का परिचय दीजिए। विषय के परिचय के बाद उस विषय के जितने आयाम हों उन आयामों को आपने देखना चाहिए। विषय क्या है सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार बहुत ही तकनीकी विषय होते हैं, जैसे संचार क्रांति का हमारे जीवन पर प्रभाव। तो संचार क्रांति क्या है, बिना अध्ययन के हम इस बात को नहीं समझ सकते। संचार क्रांति क्या है, संचार क्रांति कब आई, उसका पूरा इतिहास क्या रहा, संक्षेप में हम उस इतिहास को बताएं और उस संचार क्रांति का क्या प्रतिरूप हमारे समाज पर पड़ा, उससे हमारी नॉलेज सिस्टम पर उसका क्या असर आया, उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या है। तो किसी भी निबंध को बेहतर ढंग से लिखने के लिए जो उसके विभिन्न आयाम हो सकते हैं उन आयामों को हमें बताना चाहिए और उसको इस तरह से एक तारतम्यता हम बोलते हैं कि एक लड़ी की तरह एक विचार दूसरे विचार से जुड़ता हुआ निरंतर आगे बढ़े। बात ऐसा ना लगे कि पढ़ते हुए अभी हमने जो कहा था उसके बाद हम फिर पीछे की ओर जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। तो जिगजैग वे में बात ना करके एक बात से दूसरी बात जुड़ते हुए एक हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं और जैसे विषय की हम विभिन्न परतें खोलते चले जाएं। और साथ के साथ भाषा कि अगर हम सोचे कि हम हिंदी बहुत अच्छी हिंदी लिखें लेकिन वो हिंदी निर्जीव हो, शब्द ऐसा हो जो आसानी से समझ में आए, वाक्य ऐसे हों जो जटिल ना हो, सरलता से समझ में आए, आप जो कहना चाहते हैं वो संप्रेषित हो उसमें। तो भाषा में हम खूब संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करें लेकिन उसमें जीवंतता ना हो, उसमें प्रवाह ना हो तो हमारा अच्छा दिया हुआ सामग्री भी व्यर्थ हो जाती है। तो निबंध अच्छे ढंग से बंधा हुआ होना चाहिए और उसमें भाषा का जीवंतता और प्रवाह होना चाहिए। जी, और इस बीच हम अपने दोस्तों को ये बता दें कि वो इस कार्यक्रम में क्या तब्दीली चाहते हैं, उनके क्या फीडबैक्स हैं, ये हम आपसे समय समय पर पूछते रहते हैं। लेकिन हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर फिर से बता देते हैं 9289094044। आप इस नंबर पर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी बात अगर आप रखना चाहते हैं तो जरूर रखें और चाहे तो आप ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। और अब अगला सवाल है ज्योति झा का। मंथन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का मूल्यांकन कैसे करें? देखिए, नाटक विधा ही रंगमंच से जुड़ी हुई है लेकिन दुर्भाग्यवश प्रसाद तक पहुंचते पहुंचते हिंदी नाटक की शुरुआत भारतेंदु से होती है और भारतेंदु नाटक को रंगमंच के साथ जोड़कर देखते हैं। प्रसाद भी नाटक को रंगमंच के साथ जोड़ते हैं और अपनी परंपराओं से जुड़ने की बात करते हैं। लेकिन प्रसाद के समय जो पारसी रंगमंच था और पारसी रंगमंच पर कत्थे के साथ रंगमंच के कारण जो समझौते होते थे उन चीजों से वो बहुत खिन्न थे और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि रंगमंच के बारे में ये भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए होना तो ये चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि उस समय बहुत कल्पनाशील रंगमंच का विकास हमारा बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ था, कल्पनाशील निर्देशक नहीं थे और प्रसाद के नाटकों में भी कुछ संपादन की जरूरत थी जिसकी वजह से प्रसाद के नाटकों को अरंगमंचीय कह दिया गया कि वो रंगमंच के उपयोगी ही नहीं है। तो आज जब हम प्रसाद, क्योंकि आजादी के बाद प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीयता को लेकर काफी बातचीत हुई है और उनके नाटकों को खेला भी गया है। बाबा कारंत ने प्रसाद के अधिकतर सभी नाटकों को खेला, शांता गांधी ने भी उनके नाटकों को खेला और विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस बात पर काफी चर्चा परिचर्चा हुई और डॉक्टर सत्येंद्र तनेजा, महेशानंद जैसे प्रोफेसर्स ने इस बात को खारिज किया कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं है। तो जब हम प्रसाद के नाटकों के मंचन की बात करते हैं तो हमें केवल जो पहले के जो शोध ग्रंथ हैं या जो पहले के आलोचना ग्रंथ हैं केवल उन्हें ही हमें आधार नहीं बनाना चाहिए। हमें प्रसाद की रंगमंचीय दृष्टि को महेशानंद और डॉक्टर सत्येंद्र तनेजा ने काफी बेहतर ढंग से, अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रही हूँ कि उन लोगों ने अपनी किताबों में प्रसाद से जुड़ी हुई किताबों में इन सब पर काफी विस्तार से चर्चा की है और प्रसाद के ही लेखन से वो उद्धरण उन्होंने दिए हैं कि जहां अगर भाषा को लेकर बात होती है कि उनकी भाषा बहुत कठिन है तो वो कहते कि जैसा पात्र होगा उसकी वैसी ही भाषा होगी और नाटक में भाषा केवल शब्द नहीं है बल्कि जब अभिनय होता है और आंगिक अभिनय होता है तो उससे भी बहुत कुछ समझ में आता है। और जो प्रस्तुतियां हुई हैं, जैसे मैंने बताया कि कारंत जी और शांता गांधी ने उनके नाटकों की प्रस्तुतियां की हैं,
तो उनके नाटकों में संपादन की जरूरत है। जी, हो सकता है उनकी जो भाषा अलंकृत रहती हो तो वो आज के आधुनिक दौर पे थोड़ी परेशानी होती है उसके मंच में। ठीक है, लेकिन अगर हम अभिनेताओं के, क्योंकि मैं अंधा युग पर भी कुछ काम अभी कर रही थी, तो उस दौरान मैंने कई अभिनेताओं, कलाकारों से, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कलाकारों से बात की, तो अंधा युग में भी भाषा उसी तरीके की है, लेकिन ये भाषा अभ्यास की मांग करती है और भाषा से जो एक कलाकार का जो अधिकार होता है भाषा पर, उससे मंजती भी है। तो ये चाहे एक विशेष कुशलता की मांग करती है, क्योंकि ये भाषा थोड़ी संस्कृत निष्ठ है, काव्यात्मक है, लेकिन एक कुशल अभिनेता या अभिनेत्री के लिए इसे करना मुश्किल नहीं है। और ये क्लासिकल नाटक का अपना महत्व है नाटकीय प्रशिक्षण में भी, और हमारी परंपरा को, जिस समय में प्रसाद कह रहे हैं कि हमें अपनी परंपरा से जुड़ना चाहिए, रियलिस्टिक प्ले हमारी परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा हमारा क्लासिकल प्ले है, हमारी परंपराएं हैं, हमारा फोक थिएटर है। और स्वतंत्रता के बाद जब हम अपनी रंगमंच की तलाश करते हैं, तब भी सभी रंगमंच से जुड़े हुए सभी घटक, चाहे वो निर्देशक हो, नाटककार हो, संगीत देने वाले हों, उन सब ने यही एक कॉमन कंसेंसस बना कि अगर हमें अपना कोई रंगमंच चाहिए तो उसके लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। बिल्कुल। और अपनी जड़ें हमारी हैं, हमारा क्लासिकल और हमारा फोक थिएटर, उसके एलिमेंट्स का हम यूज करें, जो कि प्रसाद के नाटकों में जिसका प्रयोग हुआ है। तो प्रसाद के नाटक रियलिस्टिक ढंग से नहीं प्रस्तुत किए जा सकते, उन्हें नॉन रियलिस्टिक ढंग से और बहुधरातलीय की एक ही मंच पर कई धरातल हों, उन पर उनके मंचित किया जा सकता है। और थोड़ा सा संपादन की वो मांग करते हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुति वो अरंगमंचीय नहीं है, उनको मंचित किया जा सकता है और इस कॉन्सेप्ट को बदलना चाहिए। मैम, बहुत हिंदी की हम लोग बातें कर रहे हैं और आपने अभ्यास को इतना महत्व दिया, और ये कार्यक्रम ही है हमारा अभ्यास, कि आप जितना अभ्यास करेंगे आपकी भाषा पे उतनी ही पकड़ होगी। और जैसे कि आपने कहा कि ये कितना भी कठिन क्यों ना हो बोलना, लेकिन अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे फिल्मी गीत ही ऐसे होते हैं, उसकी भी भाषा जटिल होती है, लेकिन वो कर्णप्रिय लगते हैं। बिल्कुल। तो आज इस कार्यक्रम में हम जरूर चाहेंगे कि आपको ये एक ऐसा गीत बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनाएं। मैं चाहूंगी कि गाइड फिल्म का तेरे मेरे सपने सब एक रंग है सुना जाए। चलिए जरूर सुनते हैं हम लोग इस गाने को, और ये गाना आपका सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, और जो सवालों की फहरिस्त है वो अब थोड़ी लंबी दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने इस गीत को ले लिया। और अब जो सवाल है वो है वैशाली शास्त्री का, और वो पूछती है, कृष्णा सोबती की उपन्यासों में निहित नारी चेतना के बिंदुओं को स्पष्ट करें। हिंदी उपन्यास और हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती अपनी कथ्य शैली, अंदाजे बयां और भाषा के लिए अपनी एक अलग पहचान रखती है। जी। लेकिन उनके कथा साहित्य की एक पहचान उनकी सशक्त स्त्रियां भी हैं। ये समाज के चौखटे में बंधी हुई स्त्रियां नहीं हैं।
सोबती जी उन स्त्रियों की ओर देखती नहीं है या उनके लिए, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत ही पारिवारिक और लिबरेट उसमें रही, लेकिन एक उनका रहन सहन तो बिल्कुल रहन सहन एक संपन्न परिवार में थी, एक संयुक्त परिवार में रही, लेकिन फिर भी दायरे तो थे और वो दायरों में बंधी हुई स्त्री को नहीं देखती हैं, मतलब देख रही हैं और उसको वो उसी दायरे में बांध कर नहीं रख रही हैं। और वो मानती हैं कि स्त्री भी एक वैसे ही एक इंसान है, मनुष्य है, और उसके भी जैसे पुरुष है और उसके भी अपने अधिकार हैं और वो स्वतंत्र है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, इसीलिए वो अपनी यौन इच्छा को भी उतनी ही सहजता से अभिव्यक्त करती है। चाहे हमारे समाज में ये बहुत इस बात को बहुत ही खराब माना जाता है कि एक स्त्री अपनी यौन इच्छाओं को, अपनी दैहिक इच्छाओं को अभिव्यक्त कर रही है, लेकिन मित्रों मर्जानी में हम देखते हैं कि मित्रों को वो इसको एक हवस या वासना के रूप में नहीं, बल्कि अपनी एक सहज आवश्यकता के तौर पर देखती है, जो कि एक व्यक्ति की, एक मनुष्य की अदम्य इच्छा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो सूरजमुखी अंधेरे की जो रति है, उसका बचपन में ही, छोटी उम्र में ही बलात्कार हो जाता है और जीवन भर वो समाज में गंदी स्त्री का टैग, गंदी औरत का टैग लेके चलती है। और ये हमारे समाज की एक विचित्र विडंबना ही है कि पुरुष ही स्त्री का बलात्कार करता है और स्त्री को ही उसके लिए दोषी ठहराया जाता है। लेकिन रति लगातार अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करती रहती है और वो ये मानती है कि बलात्कार होने के बावजूद भी उसमें स्वाभिमान है और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, या वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए संघर्ष करती है। इसी तरह से दिलो दानिश की यदि हम महक बानो को देखें तो चाहे वो पुरुष के वर्चस्व में रह रही है, लेकिन वो पुरुष को चुनौती देती है, पुरुष के अपनी अस्मिता के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है। और अगर हम मित्रों की जैसे मैंने बात की थी, तो उनका कहना है कि मित्रों व्यक्ति की जिस छटपटाहट का प्रतीक है, वह यौन उफान ही नहीं, व्यक्ति की अस्मिता का भी अक्स है, जिसे नारी की पारिवारिक महिमा में भुला दिया जाता है। तो अगर हम सोबती जी के स्त्री किरदारों को देखें तो वो स्त्री किरदार बहुत ही जीवंत हैं, समाज के दायरे में रहकर भी अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और स्वयं सोबती जी का मानना है कि स्त्री की केवल अर्थवत्ता एक माँ और पत्नी होने में ही उसकी नियति नहीं है, बल्कि स्त्री के रूप में वे एक नागरिक भी है और उसके अपने अधिकार भी हैं। उनकी स्त्री प्रगतिकामी है, संघर्षशील है और स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयत्न करती रहती है। जी, और अगला सवाल है मृदुल का, और वो है निराला की कुकुरमुत्ता कविता की क्या विशेषताएं हैं? कि निराला की कुकुरमुत्ता बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित कविता है और ये एक प्रगतिवादी कविता है, जिसमें कुकुरमुत्ता जो है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है और गुलाब एक पूंजीपति और शोषक वर्ग का प्रतीक है। और इसमें जो पहला अंश है इस कविता का, उसमें गुलाब को कुकुरमुत्ता चुनौती देता है और वो कहता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो कुकुरमुत्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो सर्वहारा वर्ग है वो स्वयंभू है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं समर्थ है, लेकिन जो शोषक वर्ग है वो शोषण करता है और फिर उसी शोषण पर इतराता है। तो ये उनकी एक प्रगतिशील और सर्वहारा की पक्षधरता करने वाली कविता है, जिसे काफी सराहा गया है। हेमलिता पूछती हैं, मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं क्या है? मानक हिंदी का मतलब है कि वो व्याकरण सम्मत है, ध्वनि के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, वाक्य के स्तर पर उसके पूरे बंधे बंधाए नियम हैं। और जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखें, ध्वनि है, ध्वनि स्वर और व्यंजन दो रूपों में है, तो स्वरों में भी प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थल के आधार पर उस पूरी वर्णमाला को बनाया गया है। 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और इन पांचों का कंठ से ये ध्वनियां शुरू होती हैं। कवर्ग कंठ से शुरू होता है और पवर्ग जो है वो ओष्ठ ध्वनि, तो कंठ से शुरू होकर ओष्ठ पर ये खत्म होती हैं। और अंतिम हर एक 5 वर्ग की अंतिम ध्वनियां जो हैं वो नासिक की हैं, कि नाक से उनकी आवाज निकलती है। और इसके अलावा कुछ घोष ध्वनियां हैं, कुछ अघोष ध्वनियां हैं। तो हमारी पूरी मानक भाषा में हर एक चीज को बहुत सूक्ष्मता से डिफाइन किया गया है।
इसी कारण से हिंदी को सीखना, उसमें लगातार आज तकनीकी शब्दावली का भी उसमें खूब विकास हो रहा है और कंप्यूटर की भाषा के रूप में भी उसका विकास हो रहा है। जो नियम है वो बहुत स्पष्ट दिए गए हैं और पूरी तरह से उन्हें विश्लेषित किया गया है। और अब इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल। मेरा नाम संदीप है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि क्या है? द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि में परंपरा और आधुनिकता का संतुलन है। वे इतिहास को मनुष्य की तीसरी आंख कहते हैं और मानते हैं कि इस तीसरी आंख के द्वारा जो कुछ अतीत में घटित हुआ है वो हम देखने की क्षमता रखते हैं। और नामवर जी का मानना है कि इतिहास उनके लिए शव साधना था, लेकिन इस शव साधना में उनकी दृष्टि के सम्मुख हमेशा मनुष्य रहता है। तो उनकी इतिहास दृष्टि में परंपरा और आधुनिकता का हमें संयोग दिखाई देता है, सम्मिलन है, और वो मानवीयता को, मनुष्यता को, मानवीयता को केंद्र में रखते हैं। परंपरा में वो विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनके प्रिय कवि कबीर हैं। वे भक्ति काल का उदय की व्याख्या वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अलग करते हैं और उस निरंतरता में ही देखते हैं कि सिद्ध और नाथ साहित्य का सहज विकास ही जो है वो भक्ति काल के उदय का कारण है और मुस्लिम आक्रमण केवल चवन्नी भर है। इसी तरह से वो आदिकाल में सिद्धों और नाथों के साहित्य को, जो कि लोक का साहित्य है, उस साहित्य को वो लेते हैं। तो एक तरह से उनके इतिहास बोध का आधुनिकता से गहरा रिश्ता है और उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। और अब वक्त है फैक्ट फाइल का। विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये भी पहली बार था कि विदेश मंत्रालय ने विदेशों में दिवस मनाना शुरू किया। भारत के अलावा अन्य देशों में त्रिनिदाद, नेपाल, गुयाना और मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है। ये दिन विशेष रूप से विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया और कुल 30 देशों से भागीदारी देखी गई। विश्व हिंदी दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के बारे में जागरूकता फैलाने के अलावा भाषा के प्रति जुनून पैदा करने पर भी जोर देता है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व स्तर पर चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में ये अंग्रेजी के साथ 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। फैक्ट के बाद दोस्तों हम हाजिर हैं, लेकिन अब हम आपसे इजाजत लेने के लिए हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप शनिवार रात 9:30 बजे सुनते हैं और इसको आप YouTube चैनल पर बार बार सुन सकते हैं। और मैं इस वक्त नाम देना चाहूंगी कुमार संजय का, जो हर बार हर कार्यक्रम को अपना फेवरेट कार्यक्रम बताते हैं और इसको बहुत ही तन्मयता से सुनते हैं। आज की हमारी मेहमान डॉक्टर रेणु अरोड़ा का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैम, आपने अपना प्रेशियस समय यहाँ निकाला और बातचीत करने के लिए, हमारे अभ्यास के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट्स दिए हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपका भी। और हमारा अगला विषय होगा भूगोल का और स्पेसिफिकली साइक्लोन्स पे। और अब मुझे विनीता को और रेणु को दे इजाजत। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 40वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था हिंदी साहित्य। इसमें भाग ले रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से डॉक्टर रेणु अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।